नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। स्टेज पर जलवा अफरोज मोअज़्ज़ज़ीन और यहाँ ऑडिटोरियम में मौजूद मुहिब्बान उर्दू अदब, मैं इब्तिदा में ही मुबारकबाद दे दूं सिराज शोलापुरी को, क्योंकि मेरी ज़हनी रौं कहीं और बहक रही है। मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि मज़ाहिया कलाम के फौरी बाद संजीदा कलाम मार्केट में लाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है सर। रिस्क इसलिए है कि पिछला जो कुछ भी शोहरा कमाया है कहीं वो भी डूब ना जाए। रिस्क इसलिए भी है कि लोग कहीं दोनों चीजों को कबूल ना करते हुए जो है मार्केट से गायब ही ना कर दें। लेकिन वो सिराज शोलापुरी क्या जो लोग मान जाए, और शायरी की और चम कर की ऐसी शायरी, मैं बहुत साफ गोई से अर्ज कर दूं कि मैं बहुत बचता हूं लोगों की शायरी पर लिखते हुए, क्योंकि बड़ा खराब सा लिख देता हूं। कभी भी किसी के कोई भी ऐप बता देता हूं और वो बुरा मान जाता है कि यार मेरी किताब पर लिख रहे थे, तुमने उसमें गलतियां ही दिखा दी। डरता हूं मैं, लेकिन पता नहीं इस बंदे में क्या खूबी है, क्या अटैचमेंट या क्या कुर्बत इस शख्स से है कि इनके एक मज़ाहिया मजमूए पर भी मैंने लिख दिया था, इस किताब पर भी इन्होंने मुझसे लिखवा लिया। सवाल ये है कि हम शायरी क्यों करते हैं। फारूक सैयद ने कहा कि दिमाग की ग़िज़ा अदब, तहजीब, सकाफत, फ़नून लतीफ़ा है। आज मैं ये इतराफ़ कर रहा हूं कि ये तादाद काफ़ी बड़ी तादाद है उर्दू के किताब के इजरा में। इसलिए बड़ी है हाज़रीन कि मैं मुंबई जैसे बड़े शहर में, कॉस्मोपॉलिटन नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिटी, मेट्रो सिटी में रहता हूँ। फारूक वहीं रहते हैं। मैं जानता हूँ कि इस रियासत की सबसे बड़ी ज़बान मराठी के किताबों के इजराई जलसे भी छोटे छोटे ऑडिटोरियम में 70, 80, 100 लोगों के बैठने की कैपेसिटी या जगह के ऑडिटोरियम्स में होने लगे हैं, और उसमें भी बमुश्किल 40-50 लोग होते हैं। तो ये अच्छी खासी तादाद है। ये लोग खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक की बुनियाद पर आए हों, आसिफ इकबाल की दोस्ती में आए हों, एजाज सर की दोस्ती में आए हों, वजाहत की ताल्लुकात के बिना पर आए हों, या सिराज शोलापुरी की मोहब्बत में आए हों, लेकिन आए हैं। और ये जो आए हैं इनके जहन में भी ये सवाल होता है कि शायरी क्यों की जाती है। फारूक सैयद साहब अभी 2 रोज कबल, 3 रोज कबल स्टीफन हॉकिंग का इंतकाल जब हुआ, तो उसके जो काम है, उसके साइंटिफिक अप्रोचेस जो हैं, और उन्होंने जो साइंस में नए नए इंकशाफात दिए और जो थ्योरीज दी, उनमें तौसीए कायनात की जो थ्योरी है, तो मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात पर हुई है कि आज सारी दुनिया उनकी तौसीए कायनात की थ्योरी पर, सारी दुनिया जो है अश अश कर रही है, और आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़ा साइंटिस्ट और न जाने क्या क्या बना दिया है। उर्दू शायरी में जब गालिब ये कहता है कि है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया, ये कायनात तो एक ही है, और कहां है दूसरी इसके बाद की है।
गालिब बता रहा है वो चीज। इकबाल ने कहा क्या है वो के आ रही है दमादम सदाए अल्लाहू। क्या है पहला मिसरा उसका कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कुन फयकुन। तो देखिए ये तो हमारे शायर बहुत पहले कह चुके। आज आप रॉकेट और उससे आगे स्पेसक्राफ्ट्स और सैयारचे और न जाने क्या क्या खलाओं में भेज रहे हैं। ये तो हमारा अदब है, ये हमारी दास्तानें हैं। किस्से चार दरवेश पढ़ लीजिए, तिलिस्मे ओशरुबा पूरी इतनी जिल्दें हैं ढेर सारी, पढ़ लीजिए। सिराज शोलापुरी साहब बाकायदा उड़न खटोला है जिस पर शहजादा उड़ा चला जा रहा है। आज आपने प्लेन इजाद किया है। हमारा अदब तो बहुत पहले ये चीजें बता चुका है। अब सवाल ये है कि शायरी क्यों की जाती है? शायरी इसलिए की जाती है। हाजरीन, मैं थोड़े से मुख्तलिफ मूड में हूँ, सिराज शोलापुरी की शायरी तक आ रहा हूँ मैं अपनी बात को लेकर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज अपने दिल की बातें आपसे कहूँ। कम स्टेज ऐसे मिलते हैं, कम ऐसे लोग सुनने वाले मिलते हैं, ऐसे दानिश्वर कम मिलते हैं फारूक सैयद जैसे कि जिन्होंने बड़ी इल्मी बातें की। आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं वो बातें आपसे शेयर करूं जो कहीं कहीं मेरे अंदर पकती हैं। हम शायरी क्यों करते हैं? फिर सवाल दूसरा कि बड़ी शायरी और आम शायरी में क्या फर्क है? बच्चा जब पैदा होता है और पहली किलकारी हम सुनते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक से बैठता है, वो अभी घुटनों ठीक से नहीं चल पा रहा है, बार बार उलट जाता है। आपने कभी देखा है कि उसके सामने आप मोबाइल की म्यूजिक रिंगटोन बजा लें या कोई म्यूजिक जरा जोर से लाउडस्पीकर बज रहा हो तो बच्चा बैठे बैठे थिरकने लगता है, झूमने लगता है थोड़ा सा? देखा होगा आपने। ये क्या है? ये क्या उस बच्चे को मौसीकी समझ में आती है? क्या उसमें वो रिदम कहां से है कि वो बैठे बैठे थिरकने लग रहा है, झूमने लग रहा है? जो आपकी बात को ठीक से नहीं समझ पाता, अपनी माँ के इशारों के अलावा खाली बस हंसता है, रोता है, यही दो चीजें उसे आती हैं, और वो उस म्यूजिक पर जो है रिएक्ट कर रहा है, रद्द अमल बता रहा है। क्यों? दरअसल इस सारी कायनात में एक आहंग अल्लाह ने, खुदाए इज़्ज़तजल ने सारी कायनात में एक मखसूस आहंग दे दिया है कि पूरी दुनिया उस आहंग में गर्दिश कर रही है। उस सुरूर में, उस आहंग में जो है वो तमाम सितारे, सैयारे सब गर्दिश किए जा रहे हैं, और उसी गर्दिश के रद्द अमल और असर के तहत जो है एक जर्रा इस कदर फैला के दुनिया हो गया, यहां तक इंसान जो है वो दुनिया बन जाता है। तो जब वो आहंग और वो रिदम अल्फाज का लिबादा पहन लेता है तो शायरी हो जाता है। वो आहंग शायरी हो जाता है। और आपने देखा होगा, यहां बहुत सारे कुछ टीचर्स भी हैं, कई टीचर्स तो स्टेज पर भी हैं। आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे तुकबंदी करते हैं, उनको नहीं मालूम है शायरी किसे कहा जाता है, तुकबंदी करते हैं। केक पे केक, हमारी मिस बड़ी नेक, इस तरह की कुछ भी तुकबंदी की जाती है। उस बच्चे को नहीं मालूम है कि ये शायरी है, लेकिन ये शायरी है। इसमें एक थॉट है, एक सोच है, एक फिक्र है, लफ्जियात हैं, कवाफी है, एक रिदम है, ये शायरी है। बच्चे ने की है इसलिए उसने अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक की है। अगर बड़ा कहेगा तो अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक कहेगा कि मरकज पे अपने धूप सिमटती है जिस तरह,
मरकज पे अपने धूप सिमटती है जिस तरह, यूं रफ्ता रफ्ता तेरे करीब आ रहा हूं मैं। शायरी की सतह फैलती चली जाती है और पूरी कायनात बन जाती है। और फिर जो है इकबाल कहता है कि कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। कारे जहां क्यों दराज है भाई? सीमा अब किसने अर्श से आवाज दी मुझे, कह दो कि इंतजार करे, आ रहा हूं मैं। फैलता चला जाता है मामला, और जब फैलता है तो वो शायर, वो फनकार, वो हसास इंसान कि जिसके अंदर वो कायनाती आहंग उसके रगो पै में सरायत करता हुआ दमादम जो है कुन फयकुन की आवाज दोहराता रहता है, वो अल्फाज के जादू और सिहर से शेर आपके सुपुर्द कर देता है। और जब वो शेर आता है आपके पास, आप कहते हैं, गालिब ने कहा कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। आप कहते हैं कि यार बहुत उम्दा गजल कही है, बड़ी शायरी है, अच्छी शायरी है, थोड़ी कमजोर है। अलग अलग खानों में आप दर्जा बंदी करके उसे पेश कर देते हैं। अब ये शायर का मिजाज है कि वो कहीं अपने आप को बहुत आम सतह पर लाकर अपनी बात आपके सामने पेश करता है, और कहीं इंतहाई फलसफियाना अंदाज में के रूमी हो जाता है। ये शायर का अपना मिजाज है, ये उसकी इनायत है, उसकी मेहरबानी है कि वो आपकी सतह पर, मेरी सतह पर, हामिद इकबाल जैसे छोटे शख्स की सतह पर उतरकर अपना कलाम पेश करता है कि हामिद इकबाल समझ जाए कि मेरे दिल में क्या है, मेरी रूह में जो वो दमादम गर्दिश कर रहा है वो क्या है। हामिद इकबाल जैसा कम दिमाग भी समझ ले, ये उस शायर का बड़ापन है। तो अगर हामिद इकबाल जैसे लाख लोग उस बात को समझ लेते हैं तो वो बड़ी शायरी है, वो छोटी शायरी नहीं है। और बड़ी शायरी वो है कि जो आपके दिल, दिमाग, रूह, आपकी तहरीर हर जगह आपके साथ रहे, आपका पीछा नहीं छोड़े, बड़ी शायरी वो। तो इन मानों में सिराज शोलापुरी मेरे लिए बड़ा शायर है। मैं सिराज के कई शेर सुना सकता हूं, मैं इस वक्त शेर नहीं सुनाऊंगा, सिराज से ही सुनेंगे आप। मैं शेर नहीं सुनाऊंगा उनके। देखिए, मज़ाहिया अदब और संजीदा अदब के दरमियान एक खत खींचना और इधर अलग फैसले करना, उधर अलग फैसले करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह तक़सीम पाकिस्तान से कबल उर्दू बेचारी का हाल था कि बांग्लादेश में किसी और रूप में होती थी, जो मौजूदा बांग्लादेश जब मशरिकी पाकिस्तान था तो वहां उर्दू किसी और रूप में होती थी, मगरिबी पाकिस्तान में किसी और रूप में होती थी। अब आपके ऊपर है कि आप किस हिस्से को मज़ाहिया कहते हैं, किस हिस्से को संजीदा, ये आप पर है। लेकिन बहरहाल राजा मेहदी अली खान मुझे याद आए, बातें बहुत सी हैं, कहां से कहां निकल जाती है। राजा मेहदी अली खान मुझे याद आए कि बड़े गमज़दा नगमे फिल्मों के उन्होंने दिए मदन मोहन के साथ, तो एक से एक तारीखी गाना उन्होंने फिल्मों में लिखा, और ऐसे संजीदा गाने के जिसमें सोज और दिली जज्बात सारी चीजें। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स जब शायरी की तो सिर्फ मज़ाहिया शायरी की, और ऐसी मज़ाहिया शायरी की कि लोग हैरत ज़दा रह गए, कहक़ह लगाने पर मजबूर हो गए। एक मिसाल मेरे सामने ऐसी और है, वो है इब्ने इंशा की, कि जब नस्र लिखी तो मिज़ाह की इंतहा कर दी, और जब शायरी की तो इतनी संजीदा के लोगों को रोला रुला दिया।
सिराज शोलापुरी की गजलें पढ़कर कई बार आंखें नम हुई जरूर। अब वो वारदात कलबी जो मुझ पर बीती होगी और वो सिराज के शेर में उसकी बाज़गश्त मैंने पढ़ ली तो और मेरी आंख नम हो गई, आंखें नम हो गई अगर, तो ये मेरा जाती मामला था। ऐसे जाती मामला तो आपके साथ भी होंगे। दिल को छू गए बाज शेर, आंखें नम हो गई मेरी। ये सिराज का कमाल है कि वो वारदात कल्बी जो मुझ पर बीती है सिराज के शेर में मुझे नजर आई है। और यही वो प्यारा सा अंदाज है, यही वो मुनफरिद मिजाज है कि जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं सिराज की शायरी पर कुछ लिखूं। मुझे फख्र है कि शहर शोलापुर ऐसे ऐसे हीरे इस शहर से निकले हैं कि जिन्हें देखकर जो है वो जी खुश हो जाता है। मैं बशीर परवाज साहब का तो खैर बहुत मुतक़िद और मद्दाह रहा हूँ शुरू से, बड़ा एहतराम मेरी नज़र में उनके लिए है। शोलापुर से मुझे जो सबसे कीमती दौलत मिली वो फारूक सैयद है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, बहुत प्यारा इंसान। लेकिन सिराज शोलापुर से जो आपके शहर से जो सिराज उभरा है वो भी बहुत कीमती हीरा इसलिए है। सिराज को खुद अपने कद का अंदाजा गालिबन नहीं होगा। वो जुनूबी हिंद के मुशायरों में मज़ाहिया शायरी सुनाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाकर जो है उन्हें मज़ाहिया शायर की हैसियत से बुलाया जाता है। लेकिन ये जो किताब जिसका आज इजरा हुआ है, ये किताब बताती है कि सिराज की सतह सिर्फ वो नहीं है कि आम से मुशायरे पढ़कर खत्म हो जाए। आम से मुशायरे तो पता नहीं कौन कौन से जो है प्रतापगढ़ी और भोपाली भी पढ़ते हैं कि जिनको उर्दू लिखना नहीं आती, हिंदी में पढ़ते हैं बेचारे। तो मुशायरे तो कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। ख़ास चीज़ ये दी है सिराज शोलापुरी ने, जिसका मैं इस्तक़बाल करता हूँ। इस किताब के कम से कम 100 शेर ऐसे हैं, कम से कम 100 शेर मैं कह रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी तादाद हो गई कि कम से कम 100 शेर ऐसे हैं कि जो अपनी बयाज में रखकर छुप छुप कर पढ़ने के लायक हैं। पढ़िए, लुत्फ लीजिए, और अगर अपने शहर के शायर को बड़ा शायर देखना चाहते हैं तो उसकी किताब को खरीद कर पढ़िए। बहुत शुक्रिया।